हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे सी टेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 31 जनवरी 2021 को। और इस प्रीवियस पेपर से पहले हमने 2024 का कर लिया है, हमने 2023 का कर लिया है, 2022 का कर लिया है। अभी तक आपने वो सारे प्रीवियस पेपर नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सी टेट के प्रीवियस पेपर की लिंक डाल रखी है। आप उस लिंक पर क्लिक कर इससे पहले वाले सारे प्रीवियस पेपर देख सकते हैं। और आपके एग्जाम में 6, 7th और 8th क्लास के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है। तो आपको ये तीनों क्लास की एनसीईआरटी अच्छे से कर लेनी है, एसएसटी वाली। और इसके लिए आप मेरी वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं। ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। 6, 7th और 8th क्लास की आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ सकते हैं और उनके एमसीक्यू भी कर सकते हैं। सारी चीजों की प्लेलिस्ट बनी हुई है। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप एनसीईआरटी की साइट से सारी की सारी बुकों को डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां पर भी आपको नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको सारी की सारी पीडीएफ सेंड कर दूंगी। लेकिन सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका होता है कि आप किताब खरीद लीजिए, वो ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, जब मैंने तैयारी की थी तो मैंने भी बुक ही खरीदी थी। आइए शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से, क्योंकि जो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है ना, वो आपका 31 से ही शुरू होता है, इसलिए हम 31 से ही स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको बताती चलूंगी कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी एनसीईआरटी से आया है विद प्रूफ के साथ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि 6, 7th और 8th क्लास की आप कर लीजिए वो ठीक रहेगा। नहीं, मैंने पूरा एनालाइज किया, मैं बहुत अच्छे से आपको पिछले 3 साल से सी टेट की तैयारी करा रही हूँ तो मुझे पता है। ठीक है, तो आप देखना, मैं हर क्वेश्चन का बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर है 31। कथन है पहला, चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। कथन ये है। कथन है दूसरा, चोल कांस्य प्रतिमा देवी देवताओं की थी पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। तो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। पहला और दूसरा दोनों सही है। और जो दूसरा है वो पहले का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि जो पहला है उसमें जो बात कही गई है वो कही गई है चोल काल के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की। ठीक है, तो किस तरह का जीवन था। लेकिन यहाँ पर बात तो चोल काल की करी है इन्होंने, लेकिन बात कुछ और करी है। ठीक है, इन्होंने ऊपर बोला है उसके धार्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में, और नीचे केवल और केवल इन्होंने मूर्तियों के बारे में बताया है। इसलिए दोनों सही हैं, लेकिन ये जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट वाले को रिलेट नहीं कर रहा है, यानी कि ये इसकी सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आया है आपका 7th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 2 से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर है 32। कथन है पहला, दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए सलाह दी। मतलब ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, पहले आप क्वेश्चन समझिए तभी आप समझ पाएंगे कि आपको आंसर में क्या देखना है। ठीक है, इन्होंने कथन पहले में बोला है कि जो दिल्ली सल्तनत में जो तवारीख लिखते थे, तवारीख का मतलब आप समझ पा रहे हैं? तवारीख का मतलब है कि जो सुल्तान होते थे ना दिल्ली सल्तनत में, उनके पास कुछ ऐसे लोग होते थे, कुछ ऐसे राइटर होते थे, लेखक होते थे जो राजा की प्रशंसा लिखते थे। ठीक है, तवारीख या तारीफ। ठीक है, रिलेट कर रहा है ना, तारीफ तवारीख वैसा वाला। ठीक है, तो तवारीख का मतलब होता है कि सुल्तान की तारीफ करना, सुल्तान के बारे में बहुत अच्छा अच्छा बोलना कि सुल्तान महान है, सुल्तान ने इतने युद्ध जीते, सुल्तान के पास ये है, और महाराजा अधिराज ये उपाधि वो उपाधि। ठीक है, शहंशाह हैं और पूरे चक्रवर्ती सम्राट हैं। ये सारी की सारी कहानी वो जो तवारीख के लेखक थे वो लिखते थे। ठीक है, साथ ही इन्होंने कथन में बोला है कि जो तवारीख के लेखक थे, तवारीख के लेखक कौन से थे? मुस्लिम थे। दिल्ली सल्तनत के शासक कौन थे? मुस्लिम थे। मुस्लिमों में क्या होता है, महिलाओं को पुरुष से कम अधिकार होते हैं। ठीक है, आज भी ऐसा ही है, वहां पर महिलाओं को पुरुष से कम अधिकार होते हैं, पुरुषों के पास वहां अधिकार ज्यादा होते हैं, महिलाओं के पास कम होते हैं। तो उन्होंने क्या लिखा उसमें तवारीख में? तवारीख में लिखा है लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए सलाह दी। यानी कि जन्म से जो व्यक्ति शासन सत्ता में है आगे भी वही रहेगा। जो मंत्री है उसके बच्चे अब मंत्री होंगे, उसके पोते मंत्री होंगे। ठीक है, जो दरबारी लोग हैं, उन जो दरबारी लोग हैं ना, जो भी दरबार में काम कर रहे हैं, उन सबके जो बच्चे होंगे वो उनको ही जॉब मिलेगी उनके स्थान पर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नए आदमी चयन करे जाएंगे, नहीं, जन्म के आधार पर। ठीक है, कि कोई राजा का बेटा है तो राजा बनेगा, मंत्री का बेटा है तो मंत्री बनेगा। ठीक है, दरबान का बेटा है तो दरबान बनेगा। तो मतलब सीट फिक्स थी कि इसके बच्चे हैं तो इसके बच्चों को ये वाली जॉब मिलनी ही मिलनी है राजा के यहाँ। दूसरा इन्होंने बोला है लिंग भेद। लिंग भेद का मतलब है, इन्होंने लिखा कि किसी भी महिला को राजा बनना या शासिका बनने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, इन्होंने साफ लिखा है, एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ। 7th क्लास की एनसीईआरटी है, चैप्टर नंबर 3 है हिस्ट्री का, ठीक है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि उन्होंने इस बात से मना किया है कि कोई भी महिला शासक नहीं हो सकती, ठीक है। मिनाज सिराज ये बात कबूल कर रहे हैं कि जो रजिया सुल्तान थी, ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी जो रजिया सुल्तान थी, वो अपने भाइयों से बहुत ज्यादा काबिल थी, लेकिन क्योंकि वो लड़की हैं इसलिए उनको शासन करना सही नहीं है, ठीक है, इसलिए वो शासन नहीं कर सकती क्योंकि वो एक लड़की है। तो लड़कियों को शासन नहीं करना चाहिए। शासक कौन हो सकता है? केवल और केवल लड़का, ठीक है, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, बेटी नहीं बन सकती, ठीक है। जबकि ऐसी मानसिकता जो हिंदू राजा थे उनके यहाँ नहीं देखने को मिली। दक्षिण भारत में कई सारे राजा ऐसे हुए जिनकी बेटियों ने शासन किया, ठीक है, इस चैप्टर में लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है। तो कथन है दूसरा, उनके विचार से सारे लोग सहमत थे। सारे लोग सहमत नहीं थे, पहले तो लड़कियां ही सहमत नहीं हुई होंगी, क्यों कि भाई अगर हम पिता की कोई भी चीज है उसमें भाई है तो हम क्यों नहीं है, ठीक है। तो सारे लोग सहमत नहीं हो सकते थे। ऊपर से वो लोग सहमत नहीं हुए होंगे जो लोग ऐसे समाज से होंगे जो जहां लड़कियों को बराबर का दर्जा दिया जाता था, ठीक है। कुछ समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जो लड़कियों को बराबर का दर्जा देते हैं। देखो, लिंग भेद आज भी चल रहा है, पहले भी चल रहा था, उससे पहले भी चल रहा था, और हो सकता है आगे भी चले। लेकिन हर समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बेटियों को वो सारे अधिकार देते हैं जो अपने बेटों को देते हैं, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई भी थी, रानी दिद्दा भी थी, ठीक है। दक्षिण भारत की कई सारी रानियां थी जिन्होंने शासन करा, तो उनके माता पिता ने कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करा, उनके पिता ने, उनके भाई ने, उनकी माता ने, उनके राज दरबार के लोगों ने उनको सपोर्ट किया, तभी तो वो शासन कर पाई। तो हर समाज में एक जैसे लोग नहीं होते हैं। तो उस समय कुछ लोग इनकी बात से सहमत नहीं थे कि भाई लड़कियां क्यों नहीं शासन कर सकती, कर सकती। रानी लक्ष्मीबाई ने किया था ना बाद में शासन, तो वही चीज है। अब देखो, इसका जो सही आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कि पहला सही है किंतु दूसरा गलत है। दूसरा क्यों गलत है? कि सब सहमत होते थे, तो सब सहमत नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, ठीक है। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। एक मिनट, पेन ले रही हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 33, कथन है पहला, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुष होने का भ्रम पैदा किया नहीं। ये वाला ऑप्शन गलत है। रजिया सुल्तान ने अपने आप को लड़की ही दिखाया है, और एक दक्षिण भारत की रानी थी, उन्होंने अपने आप को लड़का दिखाया था, ठीक है, ताकि उनको शासन करने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए, ठीक है। तो उन्होंने दिखाया था, और क्या नाम था उनका, वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उन रानी का क्या नाम था जिन्होंने अपने अभिलेखों में अपने आप को पुरुष दिखाया था, ठीक है। कथन है दूसरा, तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। बिल्कुल सही है ये वाला ऑप्शन। तवारीख के जो लेखक थे उन्होंने क्या बताया था कि पुरुष जो होते हैं वो ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं मुकाबले महिलाओं के, ठीक है। और इसका ये जो ऑप्शन है ना डी, इस ऑप्शन इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सॉरी डी नहीं सी हो जाएगा, कि इसमें नहीं, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, ठीक है। पहला वाला तो गलत है, ठीक है, पहला वाला क्या है? गलत है, गलत है, और दूसरा वाला सही है, ठीक है। पहला वाला क्या है? गलत है, दूसरा वाला हो जाएगा सही, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 34। अच्छा हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन आया था ना, ये उसी चैप्टर से आया था, और 7th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, और देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आया है नेक्स्ट चैप्टर से, 7th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर नंबर आपका 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, कथन है पहला, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए कुल यानी सर्वदा शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। इनके कहने का मतलब है कि ये जो तीनों थे शासक, इन्होंने सुलह ए कुल यानी सर्वदा शांति यानी कि शांति व्यवस्था इन्होंने अपनाई थी कि भाई युद्ध वुद्ध नहीं करना, आराम से रहना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है। जबकि ये जो धारणा है ये गलत है। शायद आपको जो नई एनसीईआरटी मिले उसमें ये सारी चीजें चेंज मिले, ठीक है। अभी भारत सरकार इस पर काम कर रही है कि जो हमारा इतिहास है उसको गलत हमें पढ़ाया गया है, एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें गलत लिखी गई हैं। कि अब देखो, अगर इन्होंने सर्वदा शांति या सुलह एक कुल की नीति अपनाई थी, तो अकबर ने इतने सारे युद्ध क्यों किए थे? क्यों उन्होंने अकबर ने राजस्थान के जो
राजपूताना थे, जो राजपूताना था उसको इतना ज्यादा तंग क्यों किया था, क्यों इतनी ज्यादा मारकाट मचाई थी, क्यों उनकी रानियों के साथ कुछ भी गलत हुआ था। ठीक है, अकबर के समय में भी हुआ था, जहांगीर के समय में भी हुआ था, थोड़े बहुत युद्ध चलते ही रहते थे। ऐसा नहीं है नहीं चलते रहते थे, और ऐसा नहीं है कि कन्वर्जन नहीं हो रहा था, कन्वर्जन बहुत ज्यादा हो रहा था। हिंदुओं को बहुत बड़ी मात्रा में मुस्लिम बनाया गया। हमारे भारत में, ना केवल भारत में हिंदू रहते थे, भारत और जो आज का पाकिस्तान है उसमें भी हिंदू रहते थे, जो बांग्लादेश है उसमें भी हिंदू रहते थे, जो अफगानिस्तान है उसमें भी हिंदू रहते थे। ठीक है, और जो सिख धर्म के जो ज्यादा लोग थे वो पाकिस्तान, जो पंजाब है ना हमारा भारत में, जो पंजाब है उस पंजाब से लेके पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक, ये पूरा एरिया कौन सा था, पंजाब का था, और उसमें सरदार लोग रह रहे थे। ठीक है, उन सबका कन्वर्जन करके ही इन्होंने क्या बना लिया है, उनको मुस्लिम बनाया था। तो ऐसा नहीं है कि इनके समय में कन्वर्जन नहीं चल रहा था, खूब जोरों शोरों से चल रहा था, लेकिन एनसीईआरटी में पता नहीं ऐसे क्यों लिखवाया था। ठीक है, लेकिन हम एनसीईआरटी की बात मानेंगे तो एनसीईआरटी में जो लिखा है हम उसको ही सही मानेंगे, क्योंकि एग्जाम किस को सही मानता है, एनसीईआरटी को सही मानता है। तो ये वाली जो लाइन है ये सही है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखी हुई है। लेकिन आप देख लेना 1-2 साल में आपको चेंज मिलेगा, इस पर काम चल रहा है। ठीक है, जो भारत सरकार है इस पर काम कर रही है कि जो इतिहास हमको गलत पढ़ाया गया है उसको सही करके दिखाया जाएगा अब एनसीईआरटी की बुकों में। ठीक है, कथन है दूसरा, विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी, जो कि विद्वान, धार्मिक रीति और महामत्ता पर बल देते हैं, वे अक्सर कट्टर होते हैं। अकबर की ये सोच बनी कि जो धार्मिक रीति रिवाजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं वो कैसे होते हैं, कट्टर होते हैं अपने धर्म के प्रति। तो अब हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा। पहला है ए है, पहला और दूसरा दोनों सही है, तथा ए का सही स्पष्टीकरण दूसरा है, बिल्कुल सही है। और ये बात जो है ये कहीं ना कहीं हर धर्म पर सही बैठती है। जो ज्यादा अपनी धार्मिक चीजों से जुड़े रहते हैं वो ज्यादा कट्टर होते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, बाकी धर्म तो बेकार है। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कथन है पहला, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काव्य में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया। ठीक है, श्रेणीबद्ध समाज का क्या मतलब है कि हमारी जो वर्ण व्यवस्था है वो कितनी है, 4 भागों में विभाजित है। पहला ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, और चौथा है शूद्र। ठीक है, तो उसी श्रेणियों की बात की गई है यहाँ पर। भारत के सुल्तानों, सॉरी दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काव्य में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट है इसमें कथन है दूसरा, जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। ठीक है, तो ये दोनों ही सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है कि जो जनजातीय समाज होते हैं ना उनमें जात पात भेदभाव ये सब नहीं होता है। ठीक है, जनजातीय समाज यानी कि जो एसटी लोग होते हैं उनमें भेदभाव जैसी चीज नहीं होती है, उनमें जात पात नहीं होता है, उनमें छुआछूत नहीं होता है। उनमें जो एक कबीले के लोग हैं, यानी कि एक समुदाय में जितने लोग हैं वो सब आपस में बराबर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। और देखो ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी आपका 7th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36। क्वेश्चन नंबर है 36, कथन है पहला, बहादुर शाह जफर, ये कौन थे बहादुर शाह जफर, ये अंतिम मुस्लिम शासक थे। ठीक है, इनके बाद जो क्रांति हुई थी 1857 की क्रांति हुई थी इनके नेतृत्व में। ठीक है, बहादुर शाह जफर सेकंड है इनका नाम। ठीक है, और इनके नेतृत्व में हुई थी 1857 की लड़ाई, और 1857 की लड़ाई में जीत किसकी हुई थी, एट लास्ट अंग्रेजों की हुई थी। तो अंग्रेजों ने इनको फिर सजा सुनाई थी, क्योंकि इन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, या फिर इन्होंने नेतृत्व किया था, साथ दिया था मंगल पांडे की सेना का, इसलिए इनको क्या किया था, अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था, रंगून की जेल में। रंगून यानी म्यांमार। ठीक है, जो अंग्रेजों का शासन था वो म्यांमार तक था, तो उन्होंने म्यांमार ले गए थे इनको, बहादुर शाह जफर को वहां की जेल में डाल दिया था, और 6-7 साल बाद इनकी मृत्यु हो गई थी उसी जेल में। ठीक है, ये भी थे और इनकी वाइफ भी थी, और मतलब कई सारे लोग थे, उनको डाल दिया था। ठीक है, और गद्दारी जो की थी वो इनकी वाइफ ने करी थी। ठीक है, उन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन लीक कर दी थी, अंग्रेजों को बता दी थी। ठीक है, कहीं ना कहीं जब हम हारते हैं ना जीती हुई जंग, तो उसमें हमारे घर वाले ही इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, किसी भी घर की बात बताऊं मैं आपको, कोई बड़ी जंग अगर आप हार रहे हो, आप नहीं कामयाब हो पा रहे हो, तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको पीछे की तरफ खींचने का प्रयास कर रहा है। तो वैसे ही इनके साथ हुआ था। और देखो बहादुर शाह जफर के बारे में हम देख रहे थे, बहादुर शाह जफर ने
मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों को एक संघ बनाने के लिए आह्वान किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जब जब मंगल पांडे की जो सेना थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, मेरठ से स्टार्ट हुई थी। तो वो आंदोलन मतलब अपना क्रांति करते करते कहाँ पहुंच गई, दिल्ली। और उन्होंने बोला कि दिल्ली के शासक को हम अपना राजा घोषित कर देंगे और उसके नेतृत्व में हम लड़ाई करेंगे तो अंग्रेज भाग जाएंगे। ठीक है, तो फिर सेना के लोगों ने क्या बोला कि तुम एक काम करो कि सब राजाओं को चिट्ठी लिख दो, सारे राजा एकजुट हो जाएंगे। लेकिन उस समय क्या हुआ कि या तो चिट्ठियां टाइम पर नहीं पहुंच पाई, ठीक है, अंग्रेजों ने पहले ही मोर्चा संभाल लिया, या फिर सारे राजा इकट्ठे होकर नहीं आ पाए एक साथ, क्योंकि सबके अपने अपने हित थे। सबको ऐसा लग रहा था कि बहादुर शाह जफर चले जाएंगे तो हमें राजगद्दी मिल जाएगी, ठीक है, हमारा शासन हो जाएगा। और कुछ राजाओं की, ठीक है, कुछ शहंशाहों की थोड़ी लेट से नींद खुली, और जब जब नींद खुली, जब क्या हो चुका था, जब तक अंग्रेजों की जो शक्ति थी वो डबल टिबल हो गई थी। और इसमें 1857 का जो हार का मेन कारण था ना, वो पता है क्या था? आज दिल्ली में क्रांति हो रही है, अंग्रेजों की 20-30 हजार सेना आई, दिल्ली वाला शांत करा दिया। परसों को क्या हो, फिर कल कहाँ हो रहा, अवध में, फिर ठीक है, फिर अगले दिन हो रहा झांसी में, फिर उससे अगले दिन हो रहा कहीं और, फिर उससे अगले दिन हो रहा कहीं और। एक एक करके ये लोग विद्रोह उठाते रहे। ठीक है, अगर सारे राजा एकजुट हो जाते पूरे भारत के, तो अंग्रेज जो होते वो 1857 में भाग जाते। ठीक है, लेकिन हमारा अखंड भारत नहीं बन पाता, क्योंकि जो रियासतें थी उस समय काफी मजबूत थी और वो मजबूती अपनी बनाकर रखती। ठीक है, हमने 100 साल और झेला इनका अत्याचार, क्या बोलते हैं, इनका, अंग्रेजों का। लेकिन क्या हुआ, हमें अपना भारत मिला। ठीक है, अगर यहाँ आजादी मिलती तो हमारे जो भारत है उसके और भी कई सारे टुकड़े हमें देखने को मिलते, क्योंकि यहाँ पर कई सारी रियासतें बहुत ज्यादा मजबूत थी, वो मिलती ही नहीं कभी भी भारत में। ठीक है, सबको अपना अपना स्वार्थ लगता है, सबको लगता है कि हम ज्यादा बड़े रहें, हम अलग रहें, सेपरेट रहें और हम शक्तिशाली दिखे, उस लेवल का। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, चिट्ठियां लिखी कि आ जाओ भाई, सारे के सारे एक साथ लड़ेंगे और शामिल हो जाओ, एक साथ लड़ेंगे। तो ये ऐसा इन्होंने किया था, लेकिन मदद टाइम पर नहीं आ पाई, ये वाली बात सही है। ठीक है, कथन है दूसरा, बहादुर शाह जफर के 1857 की बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। ठीक है, जब विद्रोह हो रहा था, ये बात बिल्कुल सही है, जब विद्रोह शुरू किया था तो अंग्रेजों को लग रहा था कि अरे ये फालतू की ड्रामा कर रहे हैं। पहले जो विद्रोह शुरू हुआ था वो गोलियों से शुरू हुआ था, क्योंकि उस पर जो गोली थी उसको मुंह से खींचते थे, और उस पर ऐसी अफवाह फैली कि गाय और सुअर दोनों की चर्बी लगाई जा रही है। उसकी वजह से जो हिंदू धर्म है वो गाय को पवित्र मानते हैं, जो मुस्लिम धर्म है वो उनमें सुअर का कुछ वो होता है। ठीक है, तो इसलिए वो दोनों ही जो उसमें पुलिस में लोग थे उसको करने से मना कर रहे थे कि हम इसे अपने मुंह से नहीं लगाएंगे। तो इस पर विद्रोह हुआ था, मंगल पांडे जी को फांसी हो गई थी, ये सारी चीजें हुई। बाद में विद्रोह आगे बढ़ा और बहादुर शाह जफर तक पहुंचा, और बहादुर शाह जफर तक जब जब शुरू शुरू में जब विद्रोह चल रहा था तो अंग्रेजों को लग रहा था कि ठीक है, जितने लोग विद्रोह कर रहे हैं उनको नौकरी से निकाल देंगे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जब सारे के सारे दिल्ली आए तो अंग्रेजों के कान खड़े हो गए कि अब क्या हुआ, अब सामान्य स्थिति नहीं है, इनको नौकरी से निकालने से काम नहीं चलेगा, अब तो युद्ध ही करना पड़ेगा। तो रातों रात किसका पलड़ा भारी हो गया, सैनिकों का। ठीक है, जो विद्रोह कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिल पाई, क्योंकि सारे लोग एक नहीं हुए थे उस टाइम तक। सबको अपना अपना स्वार्थ लग रहा था, सबको लग रहा था कि अंग्रेज उतने बुरे नहीं है, इनको ही तो परेशान कर रहे हैं, हमको थोड़ी करेंगे। ठीक है, वही वाली बात है, अगर पड़ोस में कुछ गलत हो जाए तो आपको लगता है पड़ोसी के साथ हुआ है, हमारे साथ थोड़ी होएगा। आप वो ये नहीं लगता कि आज उसके साथ है कल आपके साथ होगा। अगर एक दिन किसी के साथ गलत चीज हो जाए, सारे लोग मिलकर साथ दे, तो फिर वो गलत चीज कभी होगी ही नहीं। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है ज्यादातर केसों में। ठीक है, कोई एकजुट नहीं हो पाता, सबको ऐसा लगता है हमारे साथ थोड़ी हुआ है, उसके साथ हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला और दूसरा, दोनों सही है। और पहला, पहले का सही स्पष्टीकरण दूसरा है। अब देखो इसमें ऐसा क्यों हुआ कि दोनों सही है और स्पष्टीकरण जो है वो दूसरा सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि यहाँ भी बहादुर शाह जफर के बारे में बात हो रही है और 1857 की लड़ाई के बारे में बात हो रही है। ठीक है, नीचे जो कथन है इसमें भी यही चीज हो रही है, बहादुर शाह जफर की बात हो रही है और 1857 की बात हो रही है। अगर यहाँ बात होती 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, ठीक है, कहीं ना कहीं वो विद्रोह भी 1857 के आसपास का ही था। ठीक है, अगर उसकी बात होती, या अवध के शासक की बात होती, या हैदराबाद के शासक की बात होती, जो किसी और की बात होती, तो ये इससे रिलेट नहीं करता। ये रिलेट क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ भी बहादुर शाह जफर और यहाँ भी 1857, यहाँ भी बहादुर शाह जफर और यहाँ भी 1857 की ही बात हो रही है। ठीक है, या फिर ये यहाँ पर जो बात होती वो होती 1946 की, 45 की,
ठीक है, 1930 की, तो भी ये रिलेट नहीं करता है। कथन दोनों सही होते हैं, लेकिन ये इसका सही स्पष्टीकरण नहीं होता। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37। औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? औपनिवेशिक काल का मतलब है वो समय जिस समय अंग्रेज हम पर शासन कर रहे थे। ठीक है, उस समय की बात हो रही है। देखो, अगर हम मेनली मोटा मोटा देखें अंग्रेजों का, तो अगर ठीक से अंग्रेजों ने शासन किया तो वो किया था 1857 के बाद ही। ठीक है, 1857 से पहले इतनी ज्यादा फॉर्म में नहीं थे अंग्रेज। और अंग्रेज में कौन शासन कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन 1858 में जो शासन शुरू हुआ वो किसने किया? वो किया क्राउन का शासन। क्राउन का शासन या ब्रिटिश मुकुट का शासन, इस तरह से कहा जाता है कहावतों में। और यहाँ जो शासन कर रही थी 1857 में, वो ब्रिटिश सरकार कर रही थी, यानी कि रानी विक्टोरिया कर रही थी उस टाइम पे शासन। ठीक है, उनका शासन चल रहा था। तो 1858 से और 1846 ही मानिए आप, 46 में ही पता चल गया था देश आजाद मान हो जाएगा, या फिर आप 47 मान लीजिए। 47 तक लगभग 100 साल ठीक से शासन किया अंग्रेजों ने। ठीक है, लगभग 100 साल ठीक से शासन किया किन्होंने? अंग्रेजों ने। तो औपनिवेशिक काल का मतलब होता है कि इस पीरियड के बारे में बात हो रही है, 1858 से 1857 के लगभग, मतलब इन 100 सालों के बारे में चर्चा हो रही है। ठीक है, अब देखिए, इस दौरान के बारे में बोला गया है, औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति और सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से विकल्प गलत है? ठीक है, मतलब महिलाओं की शिक्षा के लिए जो काम हो रहा था, महिलाओं की दिनचर्या में जो सुधार हो रहा था, जैसे बाल विवाह पर रोक लगी, जैसे सती प्रथा पर रोक लगी, ठीक है, जैसे महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रमोट किया गया, वो सारी चीजें हो रही थी। अब आपको देखना है इनमें से कौन सा जो है वो गलत है। ठीक है, आपको गलत वाला देखना है, ध्यान रखना, आपको गलत वाला देखना है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आया है 8th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 7 से आया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कभी नहीं हुआ है अभी तक सीटेट में कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है। यहाँ से क्वेश्चन 100% आता ही है। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर आप अच्छे से कर लेना, वीडियोस की हेल्प लेनी हो तो ले सकते हैं। ठीक है, और हम एक चीज और कहना चाह रही थी, ये सीटेट की जो प्रीवियस पेपर है, अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो भी आप ले सकते हैं, और पीडीएफ ले सकते हैं इनकी प्रीवियस पेपर की भी। ठीक है, पीडीएफ के साथ आपको आंसर की भी मिलेगी, और आंसर की के साथ आपको ओएमआर शीट भी मिलेगी। तो आप उसमें फिल करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो आपको नया नया ऐसा नहीं लगेगा, आपको प्रैक्टिस रहेगी कि हाँ भाई मैं इतनी देर में इतने क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर आपको 6th 7th और 8th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी के एमसीक्यू की भी पीडीएफ चाहिए, तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वो दे दूंगी। ठीक है, पीडीएफ। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन है पहला, विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। ठीक है, सी है, पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह स्थापित किया। विधवा गृह का मतलब होता है विधवा आश्रम, यानी कि जो महिलाएं पहले विधवा हो जाती थी वो पुनर्विवाह तो नहीं कर पाती थी, दूसरी शादी नहीं कर पाती थी, तो क्या होता था कि उनको अपनी ससुराल में ही रहना पड़ता था कई बार। ठीक है, कई बार उनको अपने पीहर में रहना पड़ता था, और कई बार क्या होता था, ससुराल वाले कहते थे कि तुम अपने पीहर जाके रहो, और पीहर वाले बोलते थे कि तुम अपने ससुराल में रहो क्योंकि हमारी जिम्मेदारी खत्म शादी के बाद। अब उस ऐसे में क्या होता था, या तो महिला का शोषण होता रहता था। ठीक है, घर का ज्यादा काम करा रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं कर रहे हैं, इज्जत नहीं दे रहे हैं उसको। ठीक है, ठीक से उसका खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, या तो उसका शोषण होता था, या फिर इतने शोषण के बाद भी वो लोग उससे घर से बाहर निकाल देते थे। तो उसके लिए उन्होंने एक विधवा आश्रम बनाया, और उसमें केवल और केवल विधवा महिला रह सकती थी, और उन महिलाओं को कुछ काम दिया जाता था। ठीक है, पंडिता रमाबाई के द्वारा कुछ काम दिया जाता था, ताकि वो उस काम को करके अपनी आजीविका चला सके और शान से रह सके, अपना आत्मसम्मान ले सके। ठीक है, उनको वो सारी जो चीजें हैं जो उन्होंने खो दी अपने हस्बैंड के जाने के बाद, वो सारी चीजें उनको वापस मिले। ठीक है, मान सम्मान, इज्जत। और जब पैसा होता है, आप अपनी कमाई का जब खाते हो, तो आपको खुद को अंदर से लगता है कि हाँ आप किसी के ऊपर बोझ नहीं हो। तो ये सारी चीज किसने की? पंडिता रमाबाई ने की। वाकई में बहुत सराहनीय काम था उस टाइम के हिसाब से। डी है, प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारों को नए कानून बनवाने में मदद मिली। किसने बनवाया था? राजा राम मोहन राय ने। उन्होंने बोला था कि ग्रंथों में कहीं भी सती प्रथा का जिक्र नहीं है, ग्रंथों में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि महिलाओं को पढ़ना नहीं चाहिए, ग्रंथों में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि विधवा महिला शादी नहीं कर सकती है। तो इन सारी चीजों का हवाला देते हुए
राजा राम मोहन राय ने ये सुधार किए समाज में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इन्होंने गलत पूछा था। और ये गलत क्यों है? इन्होंने बोला है प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजों पर विचार विमर्श किया और भारत के सभी लोगों के लिए काम किया। ठीक है, मेनली स्त्री शिक्षा के लिए काम किया। ठीक है, और प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 38। तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? ठीक है, ए है महाराष्ट्र का हिस्सा था, बी है आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, सी है मध्य प्रदेश का हिस्सा था, डी है कर्नाटक का हिस्सा था। ठीक है, और इससे पहले हम इसको किस पे समझेंगे? मैप पर समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो अब किसी से भी आ सकता है ना, तो इसलिए हमें पहले क्या देख लेना चाहिए? हमें देख लेना चाहिए मैप। ठीक है, ताकि गलती से भी इस तरह के क्वेश्चन हमारे गलत ना हो। 2 मिनट लगेंगी, 2 मिनट नहीं, लो खुल भी गया, मुझे लग रहा था बहुत देर लगेगी इसमें। इंडियन मैप कहाँ है? इंडियन मैप ये रहा। आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि आपको पता चल जाएगा कि नए राज्य कब बने और किस कंडीशन में बने। ठीक है, हम बात करेंगे इस वाले की। आपको क्लियर दिख रहा होगा बिल्कुल ये वाला मैप। ठीक है, इस वाले मैप पर आप ध्यान देंगे अच्छे से। ठीक है, देखिए इन्होंने पूछा था तेलंगाना के बारे में। ठीक है, कि तेलंगाना वो सॉरी आंध्र प्रदेश से कौन सा राज्य बना है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन याद नहीं आ रहा। तो ये पूरा था पहले तेलंगाना, तो सॉरी ये पूरा था पहले आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये पूरा जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। इसमें से कौन सा राज्य कट गया? इसमें से कट गया तेलंगाना। ठीक है, राजधानी क्या है? हैदराबाद, है ना। और आंध्र प्रदेश की क्या है वो लोग आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अब देखो एक और राज्य कटा था मध्य प्रदेश का। ठीक है, इसका भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। देखो मध्य प्रदेश पहले इतना पूरा था, लेकिन यहाँ पर शासन करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी कि बहुत बड़ा हो गया ये। तो इसमें क्या किया इन्होंने, ये जो पर्पल कलर का दिख रहा है ना मध्य प्रदेश, इसमें से किसको निकाल लिया? छत्तीसगढ़ को निकाल लिया। ठीक है, अब एक और राज्य हम देखते हैं, वो है आपका बिहार। ठीक है, बिहार। बिहार राज्य पहले इतना बड़ा था, जब हमारा देश आजाद हुआ था इतना बड़ा था बिहार। तो बिहार पर ठीक से शासन नहीं हो रहा था, इसलिए बिहार के 2 टुकड़े कर दिए। क्या कर दिया? ऊपर बिहार, नीचे झारखंड। ठीक है, और देखो एक और मैं बताती हूँ कि पहले क्या था, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही था। ठीक है, ये आपका उत्तर प्रदेश और ये आपका उत्तराखंड। ठीक है, ये क्या था? पहले एक ही था, लेकिन ये बाद में अलग अलग कर दिया। ऊपर वाले हिस्से को जो पहाड़ी इलाका था उसको बोल दिया उत्तराखंड। ठीक है, और नीचे को बोल दिया उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये आपको समझ में आया। एक और राज्य की हम बात करते हैं, ये तो अभी रिसेंटली में हुआ है 2019 में ही। 1 मिनट, हाँ देखिए आप देख पा रहे हैं कि एक और राज्य की बात हो रही है यहाँ पर। वो राज्य है आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, पहले ये पूरा की पूरा था जम्मू कश्मीर। ठीक है, पूरा था जम्मू कश्मीर, है ना। 2019 में क्या किया कि जो खड़े पहाड़ है, जो बहुत ज्यादा पहाड़ी इलाका है, वो तो हो गया लद्दाख। ठीक है, वो ऊपर वाला हो गया लद्दाख और नीचे वाला हो गया जम्मू कश्मीर। ठीक है, आपको समझ आ रहा है ना। तो आपसे कुछ भी पूछा जाए आप बता देना। लद्दाख किस में से अलग हुआ है? जम्मू कश्मीर में से। उत्तराखंड किससे अलग हुआ है? उत्तर प्रदेश से। और आपका ये छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ है? मध्य प्रदेश से। क्या हुआ, आधा क्यों कट गया भाई? अच्छा, जूम ज्यादा हो गया था। ठीक है, तो ये किससे हुआ है? ये हुआ है आपका मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, और झारखंड हुआ है आपका बिहार से, और आंध्र प्रदेश से कौन अलग हुआ है? तेलंगाना। तो ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। प्रीवियस एग्जाम में कई बार देखने को ऐसा मिला है, टीजीटी पीजीटी में भी मिला है। 1 मिनट, आपका पेपर कहाँ है? ये रहा। तो आपको समझ आ गया कि क्या था आंसर? तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? तो आप लोगों को पता चल ही गया किस राज्य का हिस्सा था। ये था आंध्र प्रदेश का। ठीक है, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शासन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। देखो बड़े राज्य होते हैं तो शासन करने में दिक्कत आती है। हमारे हरियाणा जो राज्य है बहुत छोटा राज्य है। ऐसे देश हैं यूरोप में। ठीक है, हमारी हरियाणा की आबादी ज्यादा है, यूरोप के कई सारे देशों की जो आबादी है वो हरियाणा की आबादी से भी कम है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में तो 5-6 यूरोप के देश समा जाएंगे, इतना बड़ा है उत्तर प्रदेश आज भी, जबकि उत्तराखंड उससे अलग हो गया है उसके बाद भी इतना बड़ा है। ठीक है, तो हमारा एक एक राज्य यूरोप के 3-4 देशों के बराबर है।
ठीक है, और जनसंख्या उससे भी ज्यादा। क्वेश्चन नंबर है 39, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। यानी कि जो संचार माध्यम है, ठीक है, जो बातें या जो समाचार इधर से उधर जा रहे हैं, जो समाचार आप तक पहुंच रहे हैं, ठीक है, उनके विषय में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, और ये वाला जो आया है, ये आया है आपका 7th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 6 से। चैप्टर का नाम ही है संचार माध्यम। ठीक है, तो आइए कथन देख लेते हैं। कथन है पहला, इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। ठीक है, लोकतंत्र में जो संचार माध्यम की भूमिका क्या है कि उनको समाचारों के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए और उनके हित में काम करना चाहिए। ठीक है, बी है, इसे इसे का मतलब होता है संचार माध्यम को, इसे विज्ञापन के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रम के मध्य से देनी चाहिए। यानी कि जब समाचार चल रहे हैं तो इसे क्या करना चाहिए, बीच बीच में अपनी वो भी देती रहनी चाहिए, ऐड भी। ठीक है, जिससे इसकी कमाई हो। तो ये क्या बात हुई कि ऐड दिखाओ इनको। देखो दिखाते हैं सब लोग, मेरी वीडियो पे भी ऐड आते होंगे, क्योंकि ऐड ही कमाई का जरिया होता है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, जो वीडियो अपलोड हो रही है, इन सारी चीजों में बहुत खर्चा हो रहा है। ठीक है, नेट का बहुत ज्यादा खर्चा है। अगर एक वीडियो में अपलोड करती हूँ, लगभग मेरा 10 GB चला जाता है, उसका सारी चीजें करने में लगभग 10 GB चला जाता है 1 घंटे की वीडियो में। तो बहुत ज्यादा खर्चा है, और उस कहीं ना कहीं ये जो ऐड चलते हैं, इससे उस खर्चे की भरपाई होती है। ठीक है, लाइट लगी हुई है, ये बोर्ड बोर्ड है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजों पे बहुत सारा पैसा हमारा खर्च होता है ये पढ़ाने में भी, और इसकी जो भरपाई है कहाँ से होती है, वो ऐड से ही होती है। उसी तरह से जो समाचार जो आप सुनते हो, जो न्यूज चैनल होते हैं या जो न्यूज पेपर होते हैं, उनमें जो ऐड होते हैं, उनकी कमाई जो होती है उन एड से ही होती है। उन एड्स का ही उनको पैसे मिलते हैं, और जिससे वो और अखबार छापते हैं। जो न्यूज चैनल चल रहे हैं वो ऐड से ही चल रहे हैं। अगर वो ऐड नहीं दिखाएंगे तो वो अपनी स्टाफ को कहाँ से पैसे देंगे। ठीक है, वीडियो अपलोड करने के कोई पैसे नहीं मिलते। ठीक है, मेरे को भी कोई पैसे नहीं मिलते हैं। जो थोड़े बहुत ऐड चलते हैं, थोड़े से ऐड वीडियो के शुरू में या लास्ट में चलते हैं, उनसे ही थोड़ा सा होता है अर्निंग। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि विज्ञापन की दृष्टिकोण से समाचार के माध्यम बीच बीच में क्या होने चाहिए, ऐड होने चाहिए। तो ये तो गलत बात है कि आप ऐड दिखा रहे हो, है ना। अगर हम जनता की तरफ से देखें तो ये गलत चीज है, ये ऐड नहीं दिखानी चाहिए। और भाई पत्रकार की तरफ से देखें तो सही है, लेकिन बीच बीच में ऐड दिखा रहे हैं, यानी कुछ भी इम्पोर्टेंट चल रहा है, बीच में एकदम से ऐड आ गए, तो फिर जो ध्यान है वो हट जाता है ना। तो ये वाला जो ऑप्शन हो जाएगा गलत हो जाएगा। सी है, इसे हर दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देना चाहिए। यानी कि एक तरफा समाचार नहीं सुनाना है। कोई खबर आई कि ऐसा हो गया, ठीक है, मान लो सरकार ने ऐसा कर दिया, तो एक पक्ष दिखा दिया कि भाई सरकार ने ऐसे गलत कर दिया, दूसरा पक्ष दिखाया ही नहीं कि सरकार ने ऐसा क्यों किया, या फिर सरकार ने ये अच्छा कर दिया, दूसरा पक्ष दिखाया ही नहीं कि दूसरे लोगों को तो नुकसान नहीं है इस डिसीजन से। ठीक है, तो एक मीडिया को क्या करना चाहिए, एक संतुलित खबर सुनानी चाहिए। संतुलित खबर का मतलब है कि उस खबर के सारे पहलुओं को खोल खोल कर समाचारों में बताना चाहिए। ये जिम्मेदारी किसकी है, मीडिया की है। ठीक है, ये जिम्मेदारी किसकी है, लोकतंत्र में मीडिया की है। इसलिए ही लोकतंत्र में मीडिया को इतने सारे अधिकार दिए हैं कि वो कुछ भी किसी भी नेता के खिलाफ, किसी भी सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं। ठीक है, वो सच दिखा सकते हैं, इसलिए दिए गए ताकि जनता सारी चीजों को सच सच जान सके। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और सी, दोनों सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 40। क्वेश्चन नंबर है 40, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण यानी कि जेंडर का उदाहरण नहीं है। ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा विज्ञापन है जो ये नहीं दिखाता जो रूढ़िवादी धारणा चली आ रही है। रूढ़िवादी धारणा क्या चली आ रही है, देखो ये आपका पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से आया है, और ये चैप्टर 2 से है। ठीक है, चैप्टर 2 में ही 6 क्लास का चैप्टर नंबर 2 है। हाँ, 6 क्लास का ही है चैप्टर नंबर 2, और उसमें इसमें रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में दे रखा है। रूढ़िबद्ध धारणा क्या होती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये बात चली आ रही है कि घर का काम कौन करेगा, महिला करेंगी। बाहर कमाने कौन जाएगा, पुरुष जाएंगे। स्पोर्ट्समैन कौन होंगे, पुरुष होंगे। बाइक कौन चलाएगा, पुरुष चलाएंगे। बच्चों का नहलाना धुलाना कौन करेगी, महिला करेगी। घर की रोटी सब्जी सब कौन बनाएगी, महिला बनाएगी। घर में कपड़ा धोना प्रेस करना ये सब कौन करेगा, महिला करेगी। पुरुषों को बाहर का काम दिया गया है। तो ये क्या है, ये एक रूढ़िबद्ध धारणा है। ऐसा तो नहीं है कि पुरुष नहीं कर सकते, भाई क्यों नहीं कर सकते। अगर आप बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ तो खाना बनाने वाले भी पुरुष है। ठीक है, वो अपने घर खाना नहीं बना सकते, लेकिन रेस्टोरेंट में खाना बनाने वाले भी पुरुष है, बर्तन मांजने वाले भी पुरुष है, साफ सफाई करने वाले भी पुरुष है, खाना परोसने वाले भी पुरुष है। ठीक है, वहीं आप किसी लॉन्ड्री में जाओ, ठीक है, जहां भी आप अपने कपड़े के लिए ड्राई क्लीन करने के लिए लेके आते हो,
वहां वो सारे कर्मचारी कौन है, पुरुष ही है। ठीक है, बहुत सारे घरों में साफ सफाई करने वाले भी पुरुष होते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि पुरुष वो काम नहीं कर सकते, पुरुष उस काम के लिए नहीं बने हैं जो घर का काम है, या फिर महिलाएं बाहर का काम नहीं कर सकती हैं, महिलाएं उस काम के लिए नहीं बनी है। तो ऐसा नहीं है, कोई भी काम कर सकता है। अब आपको ये देखना है कि इन चारों ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन ये बता रहा है कि जो रूढ़िबद्ध धारणाएं पहले से चली आ रही हैं उसका उदाहरण नहीं है। यानी कि 3 उदाहरण हैं रूढ़िबद्ध धारणाओं के, यानी कि जो पुरानी परंपरा चली आ रही है 3 उदाहरण है, एक नहीं। आप एक कौन सा नहीं है वो देखना है। ए है लिपस्टिक के विज्ञापन में एक, देखो ये महिला आना चाहिए, ठीक है, गलती से मिस्टेक हो गया है, महिला आना चाहिए, पा लिख गया है माँ आना चाहिए। महिला का मेकअप करना, तो ये क्या है, एक रूढ़िबद्ध धारणा है कि अगर मेकअप का ऐड आएगा तो महिलाओं को दिखाया जाएगा। ठीक है, भाई पुरुष भी करते हैं थोड़ा बहुत मेकअप, ऐसी बात नहीं है पुरुष नहीं करते, पुरुष भी करते हैं आजकल। बी है गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति के द्वारा ऑफिस या दफ्तर छोड़ने जाना, यानी कि ऐसा दिखाया जाता है कि जो पुरुष है, अगर कोई महिला जॉब कर रही है तो उसको छोड़ने पुरुष जाएगा, लेने पुरुष जाएगा। तो ये क्या है, ये भी एक रूढ़िवादी धारणा है ना। भाई महिला खुद भी तो जा सकती है स्कूटी लेके, या फिर महिला भी तो पुरुष को छोड़ के आ सकती है। ठीक है, कहते भाई आज आप पीछे बैठो मैं चलाऊंगी, ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं दिखाया है। सी है स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेल रही है ना। तो यही वाला जो आंसर है ना यही सही है, क्योंकि ये क्या है, ये रूढ़िबद्ध धारणा को नहीं दिखा रहा है। जबकि होता क्या है कि फुटबॉल खेलते हुए किसको दिखाया जाता है, पुरुषों को दिखाया जाता है, महिलाओं को नहीं। तो ये वाला जो है ये फॉलो नहीं कर रहा रूढ़िबद्ध धारणा को। डी है चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना। तो हम सबके घर में कौन चाय बना रही है, मम्मी ही बनाती है सुबह की चाय। ठीक है, जब मम्मी होती है ना तो लड़कियां भी काम नहीं करती हैं, लड़कों को तो छोड़िए लड़कियां भी काम नहीं करती हैं। मैं खुद भी ऐसी थी, सुबह की चाय ज्यादातर मम्मी ही बनाती थी, बहुत कम कभी कभार मैं बनाती थी, नहीं तो मम्मी की हाथ की ही चाय पी है हमेशा। तो ये रूढ़िवादी जो धारणाएं हैं ये हमारे दिमाग में घुस गई हैं। ठीक है, इनको निकालना बहुत मुश्किल है। हमने धारणा बना रखी है कि मम्मी है तो मम्मी चाय बनाएगी, मम्मी खाना बनाएगी, मम्मी कपड़े धोएगी, मम्मी मम्मी का काम है ये। और एक आध काम अगर कभी बच्चे कर भी देते हैं, अच्छा आज मैंने ये काम किया है, ऐसे गिनवाते हैं बच्चे। क्या बच्चों का काम नहीं है, बच्चों का घर नहीं है, ठीक है, पति का घर नहीं है, वो सबका घर है ना, सबको मिलके करना चाहिए। ये बात आप लड़कियों को भी, ठीक है, लड़कों को तो शायद ना समझ में आती हो, लड़कियों को भी ये बात जब समझ में आती है जब उनकी शादी हो जाती है, जब उनके बच्चे हो जाते हैं और उनके साथ वो सारा व्यवहार किया जाता है जो उनकी मम्मी के साथ किया जाता था। ठीक है, तब उनको समझ में आता है यार मेरी मम्मी कितना स्ट्रगल करती थी। और फिर वो अपनी मम्मी की मदद भी नहीं कर सकती क्योंकि वो तो ससुराल में रहती है ना। तो अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो प्लीज आप मम्मी का थोड़ा सा काम में हाथ बटा दिया करो, उनको अच्छा लगेगा। ठीक है, और आपको भी अच्छा लगेगा बाद में कि जब आप उनके पास थी तो आप उनकी मदद कराती थी। ठीक है, और गर्व से आप अपने बच्चों से कह सकती हो कि आपकी तरह नहीं थी, मैं अपनी मम्मी का बहुत काम कराती थी। ठीक है, तो आप कह जब भी पाओगी ना जब करोगी। तो इसलिए मम्मी की हेल्प लड़कों को भी करानी चाहिए, लड़कियों को भी करानी चाहिए। ठीक है, कोई काम मम्मी का नहीं होता, हर काम सबका होता है, मम्मी का, पापा का, अम्मा का, बाबा का, जितने भी लोग रह रहे हैं। देखो अम्मा बाबा से हम काम के लिए नहीं कह सकते क्योंकि ज्यादातर वो लोग बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, काम कर नहीं पाते हैं उतना जितना एक जवान व्यक्ति करता है। लेकिन आप लोग तो कर सकते हैं, आप लोगों को मदद करनी चाहिए अपनी मम्मी की। क्वेश्चन नंबर है 41, दिए गए लक्षण ए और बी के आधार पर महाद्वीपों की पहचान करो। ठीक है, ये 2 लक्षण दे रखे हैं और आपको ये जांचना है कि किस महाद्वीप की बात हो रही है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आया है आपका 6th क्लास की एनसीईआरटी से, ज्योग्राफी एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 1 से। ए है यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है सबसे छोटा, जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, दक्षिण में स्थित है, कौन सा ऐसा महाद्वीप है। ठीक है, बी है इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। कौन सा है, एक बारी मैप में देखते हैं हम कौन सा है। ठीक है, ताकि हमें याद रहे हमेशा के लिए, हम कभी भी ना भूलें कि ये जो महाद्वीप है वो कौन सा है। एक मिनट बस। हाँ जी, ये ग्लोब आ गया, 3D ग्लोब, और ये रहा। हाँ, देखिए इन्होंने बोला सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। पहला महाद्वीप एशिया, दूसरा उत्तरी अमेरिका, तीसरा दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, चौथा अफ्रीका, पांचवा यूरोप, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां, सातवां बताइए सातवां कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि सातवां महाद्वीप कौन सा है। ठीक है, तो देखो सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और इसको द्वीपीय महाद्वीप क्यों बोलते हैं, कोई भी द्वीप का मतलब होता है कि चारों तरफ से जल से घिरा हुआ स्थान, है ना, उसको क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। जैसे ये मेडागास्कर है, ये क्या है, द्वीप है।
क्योंकि चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। इंडोनेशिया जो देश है वो भी द्वीपीय देश है, क्योंकि ये भी चारों तरफ से घिरा हुआ है। हमारे भारत को प्रायद्वीप बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये 3 साइड से जल से घिरा हुआ है, नीचे से, इधर से और इधर से। ठीक है, 3 साइड से घिरा, कोई भी स्थान जो 3 साइड से जल से घिरा है उसको क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप। ठीक है, और कोई स्थान जो चारों तरफ से जल से घिरा है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे द्वीप। तो ये है तो महाद्वीप। ठीक है, ये क्या है? ये है महाद्वीप टाइप का एक आपका देश है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया ना? अब हम चलते हैं अपने पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मैंने आपको बता भी दिया कि महाद्वीपीय है और वो सबसे छोटा है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 42 और ये आया है आपका 6 क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में ही दे रखा है, सौर मंडल में हमें जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं क्या होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम सूर्य से दूर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है वो हमें बताना है। पहला है, ग्रहों का आकार क्रमशः घट जाता है, यानी कि आगे वाले ग्रह छोटे 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 और पीछे जितना हम जाते जाएंगे बड़े बड़े हो जाएंगे वो ग्रह। ठीक है, बी है, सूर्य के बहुत नजदीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थ के होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टान से बने होते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना ये रिपीट है, ये या तो मैंने 2023 वाले में कराया है या 2024 वाले में, क्वेश्चन ही रिपीट है ये। ठीक है, और मोस्टली क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं। अगर आपने पिछले 10 साल के सीटेट के पेपर कर लिए तो आपका लगभग लगभग 50% काम हो गया। इसलिए आप ये जो सीरीज मैंने चला रखी है ना इसको अच्छे से कर लेना, आपका बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा सीटेट में। तो दूरी देखो, इसमें क्या है, जो सौर मंडल होता है ना, सौर मंडल में एक बारी मैं बता देती हूँ, जैसे ये सूर्य है। ठीक है, सूर्य के पास कौन सा है? बुध। ठीक है, दूसरे नंबर पर है शुक्र, तीसरे पे है आपका पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी। ठीक है, चौथे नंबर पे है आपका मंगल, पांचवें पे है बृहस्पति, छठे पे है शनि और सातवें पे है अरुण, आठवें पे है वरुण। ठीक है, ये आपके 8 ग्रह हैं। जो पहले के 4 ग्रह हैं वो किससे बने हुए हैं? चट्टानों से, यानी कि मिट्टी के बने हुए हैं। लास्ट के जो 4 ग्रह हैं वो आपके गैस से बने हुए हैं, यानी कि तरल पदार्थों से बने हुए हैं। तरल पदार्थों का मतलब है कि जमीन, जैसे आप खड़े हो ना या आप बैठे हो जिस भी जमीन पर, उस तरह की जमीन यहाँ पर नहीं है लास्ट के 4 ग्रह में। ठीक है, पहले के 4 ग्रह में इस तरह की जो जमीन है वो है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है? इसमें उल्टा बोल दिया कि सूर्य के बहुत नजदीक के ग्रह गैसीय ग्रह है। नहीं, ये कैसे हैं? ये चट्टानी ग्रह हैं और इनको पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं और तरल पदार्थ से बने हैं। तो ये पीछे वाले बने हैं। सूर्य से बहुत दूरी ग्रह चट्टानों से बने हुए हैं, जो दूर वाले हैं वो किससे बने हैं? वो गैस से बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बोला गया है सी में, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये भी गलत है। और नेक्स्ट है इसमें डी, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती है। तो बिल्कुल सही है, और इसका 42 का जो सही आंसर होगा वो सी वाला होगा। ठीक है, सॉरी, बढ़ती जाती है का मतलब होता है कि जैसे जैसे आप सूर्य से दूर जाएंगे वैसे वैसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में टाइम लगेगा। जैसे बुध है तो वो सबसे कम टाइम में एक चक्कर लगा लेता है, 88 डेज में। ठीक है, जैसे शुक्र है वो बुध से ज्यादा टाइम लेता है, पृथ्वी इन दोनों से ज्यादा टाइम लेती है, और मंगल इन तीनों से ज्यादा टाइम लेता है, और जो बृहस्पति है वो इन चारों से ज्यादा टाइम लेता है, शनि और ज्यादा टाइम लेता है, और जो बृहस्पति है वो 12 साल में एक चक्कर लगाता है पूरा सूर्य का। ठीक है, तो इस तरह का जो चक्कर लगाने में सबसे ज्यादा टाइम किसको लगेगा? वरुण को लगेगा। ठीक है, किसको लगेगा? वरुण को लगेगा। तो जितनी सूर्य से दूरी होगी सूर्य का एक चक्कर लगाने में उतनी ही ज्यादा देर लगेगी। ठीक है, और सूर्य के जितने पास रहेंगे सूर्य का एक चक्कर लगाने में उतनी ही ज्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। और इन्होंने बोला है घटती जाती है परिक्रमण करने की अवधि, तो ये गलत है, घटती नहीं जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, सूर्य से जो जितनी दूर होएगा उतना ही देर में वो एक चक्कर लगा पाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 43। कल्पना करें कि यदि पृथ्वी अपनी अक्षीय समतल की ओर ना झुकी होती तो क्या होता? हमारी जो पृथ्वी है अपने तल पर कितने, देखो यदि हमारी पृथ्वी, ठीक है, अपने तल पर कितनी झुकी हुई है? वो अपने तल पर झुकी हुई है 66.5 डिग्री। ठीक है, कितनी झुकी हुई है? नीचे से 66.5, ऊपर से
23.5 डिग्री। ठीक है, इस तरह से झुकी हुई है। एक बारी हम चित्र भी देख सकते हैं। चलो मैं चित्र दिखाती हूँ आपको। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आया है आपका 6 क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 3 से। ठीक है, एक बार हम चैप्टर में झांक कर देखते हैं और फिर देखेंगे किस तरह की चीजें हैं। हाँ, तो देखो ये है आपका 6 क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 और यहाँ पर प्रदीप्ति व्रत को दिखाया गया है। देखो, जिस तरह से ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर काल्पनिक रेखा है, उसी तरह से प्रदीप्ति व्रत भी एक काल्पनिक रेखा है। क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो कितनी झुकी हुई है, 66.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, कितनी झुकी हुई है, 66.5 डिग्री। आप देख रहे हैं, अगर हम इसको सीधा रखें ग्लोब को तो थोड़ी सी आपको झुकी हुई मिलती है। तो क्यों है झुकी, ये जो झुकी हुई है इसकी वजह से बहुत सारी चीजें हो रही हैं। इसकी वजह से हमारे यहाँ मौसम परिवर्तन भी होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, दिन रात डिसाइड करने के लिए हमने क्या कर लिया है, एक प्रदीप्ति व्रत खींच लिया है। ठीक है, एक प्रदीप्ति व्रत खींच लिया है। लेकिन ये जो प्रदीप्ति व्रत हमने खींचा है इसमें क्या दिक्कत है, इसमें ये दिक्कत है कि ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को नहीं मिला रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो सूरज की जो किरणें हैं वो ध्रुव के हिसाब से नहीं आएंगी। ध्रुव कैसा है, ध्रुव की लाइन कैसी है, देखो ध्रुव की लाइन है ये। ठीक है, तिरछी है ना। लेकिन सूर्य की किरणें कैसे आएंगी, सीधी आएंगी। ठीक है, यानी कि आधे पे लाइट रहेगी सूर्य की और पीछे वाले हिस्से पे लाइट नहीं रहेगी सूर्य की। ऐसे ही होगा ना कि जो सूर्य की तरफ है पृथ्वी उस पर लाइट रहेगी, पीछे की तरफ नहीं रहेगी। तो ये हमने एक काल्पनिक रेखा खींची है, इससे हम क्या लगाते हैं, दिन रात का पता लगाते हैं। लेकिन आपकी जो ऑप्शन है उसमें ऐसा भी दे रखा है, देखो ये भी यहाँ पर दे रखा है कि वो अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, 66.5 डिग्री। ठीक है, अगर हम ध्रुव की बात करें तो कितने डिग्री है, 23.5 डिग्री, है ना। ध्रुव पर 23.5 और अगर हम अक्ष की बात करें तो कितना, 66.5 डिग्री झुकी हुई है ना। और प्रदीप्ति व्रत का आपको समझ में आ गया कि हमने प्रदीप्ति व्रत क्यों खींचा, क्योंकि पृथ्वी तो टेढ़ी है ऐसे। ठीक है, पृथ्वी तो थोड़ी सी झुकी हुई है, देखो पृथ्वी तो ऐसे थोड़ी सी झुकी हुई है, लेकिन जो सूर्य की किरणें आएंगी वो ऐसे झुकी हुई थोड़ी आएंगी। सूर्य की किरणें तो सीधी आएंगी, यानी कि आधे पे दिन रहेगा आधे पे रात रहेगा। जो सूर्य के सामने है फेस उसमें दिन रहेगा, जो सूर्य के बैक साइड में है उसमें रात रहेगा। ठीक है, अब जैसे मैं हूँ, मेरे पे जिस सूर्य की रोशनी सीधी पड़ रही है तो इधर तो उजाला रहेगा। ठीक है, और पीछे क्या रहेगा, पीछे की तरफ अंधकार रहेगा, यानी कि पीठ पर शैडो दिखेगी। अगर आप मेरी तरफ टॉर्च मारेंगे, ठीक है, टॉर्च जैसे ही है ये बिल्कुल एग्जैक्ट, अगर आप मेरी तरफ टॉर्च मारेंगे तो टॉर्च से अगर आप मुझे देखेंगे तो आगे का तो पूरा मेरा हिस्सा दिखेगा, लेकिन पीछे का नहीं दिखेगा। पीछे का क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां तक वो रोशनी पहुंच ही नहीं पाएगी। तो वैसे ये है, इसलिए प्रदीप्ति व्रत खींचा गया है। और जो प्रदीप्ति व्रत है वो ध्रुवों से नहीं मिलता है, क्योंकि ध्रुव कैसे हैं, तिरछे हैं, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो कैसी है, तिरछी है। ठीक है, तो इसमें यह होता है कि अगर हमारी जो प्रदीप्ति व्रत, या हम ये कहें कि अगर हमारी जो पृथ्वी है वो झुकी हुई ना होती तो प्रदीप्ति व्रत से देशांतर मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। ठीक है, बिल्कुल मिलते हैं। फिर तो दोनों ध्रुव भी एक सिराई में होते, जबकि दोनों ध्रुव तो एक सिराई में नहीं है ना, क्योंकि झुकी हुई है इसलिए। तो आइए हम देखते हैं अब क्वेश्चन में क्या बोला है इसके बारे में। एक मिनट, क्वेश्चन में चले जाते हैं हम। आप देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रदीप्ति व्रत का मतलब आप समझ गए। प्रदीप्ति व्रत क्या है, एक काल्पनिक रेखा है और वो किस हिसाब से खींची गई है, वो सूर्य के हिसाब से खींची गई है। यानी कि सूर्य के सामने का जो हिस्सा है उस पर लाइट रहेगी, यानी कि दिन रहेगा। सूर्य के जो बैक साइड में आ रहा है हिस्सा उसमें क्या रहेगा, रात। तो प्रदीप्ति व्रत किसका डिसाइड करता है, दिन और रात का डिसाइड करता है। ठीक है, अब इसमें पूछा है, ए है प्रदीप्ति व्रत और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। ठीक है, कब मिल जाती, जब कल्पना करें कि पृथ्वी अपनी अक्षीय समतल की ओर ना झुकी होती। अगर 66.5 डिग्री ना झुकी होती तो क्या होता, देशांतर से मिल जाती। बिल्कुल सही है, देशांतर कौन सी रेखा है, मान लो प्रदीप्ति व्रत ये है। ठीक है, और पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है। अब देखो नॉर्थ पोल और साउथ पोल कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, प्रदीप्ति व्रत ये वाला है, सीधा वाला। ठीक है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये वाला है। अब देखिए हम क्या देशांतर खींचते हैं इस पे। ठीक है, ये है आपके देशांतर। ठीक है, इस तरह से है ये आपके देशांतर, है ना। ये हो गया आपके सारे देशांतर और ये है आपका जो मिला रही है रेखा उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से। ठीक है, अप्रदीप्ति व्रत आपको दिख रहा है, ना तो वो उत्तरी ध्रुव से मिल रहा है, ना तो वो उत्तरी ध्रुव से मिल रहा है, ना दक्षिणी ध्रुव से मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ये झुकी हुई ना होती, सीधी होती तो क्या होता, तो इसकी इमेज बनती ऐसे। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में मिल रहे होते। ठीक है, और ये जो रेखा होती, ये जो बीच वाली रेखा ये कौन सी होती, ये प्रदीप्ति व्रत होता। ठीक है, और ये इस तरह की आकृति होती, यानी कि देशांतर इसको टच करते। ठीक है, बी है प्रदीप्ति व्रत और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिलती हैं। अक्षांशीय कौन सी रेखा होती है, लेटी वाली रेखाओं को बोलते हैं अक्षांशीय रेखा। तो मिलती नहीं मिलती भाई,
झुकी हो या ना झुकी हो, अक्षांश का तो कोई मतलब है ही नहीं प्रतिदीप्ति पदार्थ से, क्योंकि प्रतिदीप्ति पदार्थ तो खड़ा है और ये लेटा है। ठीक है, तो पहला वाला सही है लेकिन दूसरा वाला गलत है। सी है, किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसम परिवर्तन नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, नहीं होता। तिरछी है, इसलिए क्या होता है, सूर्य की किरणें कभी बीच में सीधी पड़ती हैं और साइडों पे क्या होती हैं, तिरछी पड़ती हैं। बीच में क्या होता है, सीधी पड़ती हैं। तो सूर्य कैसे काम कर रहा है हमारी पृथ्वी पर, सूर्य हमारी पृथ्वी पर ऐसे काम कर रहा है, जैसे ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। ठीक है, तो कभी तो सूर्य जो पृथ्वी है, पृथ्वी इस तरह से घूम रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है और वो खुद भी घूम रही है। ठीक है, इस तरह से वो खुद भी घूम रही है। तो क्या हो रहा है, जब वो खुद भी घूम रही है तो वो इस तरह से घूम रही है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से घूम रही है। तो क्या होता है कि कभी तो कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ रही है सूर्य की, और कभी मकर रेखा पर सीधी किरणें पड़ रही है सूर्य की। ठीक है, तो जब कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही हैं, यानी कि हमारा भारत कहाँ है, देखो हमारा भारत है कर्क रेखा पर। ठीक है, हमारा भारत कहाँ है, ये येलो वाला हमारा भारत है। तो जब कर्क रेखा पर सूर्य की, क्योंकि ये झुकी हुई है इसलिए सूर्य की किरणें क्या है, कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही है। तो जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी वहां गर्मी पड़ेगी, तो कर्क रेखा पर गर्मी पड़ रही है अब मई जून में। ठीक है, मई जून अगस्त सितंबर अक्टूबर तक यहाँ गर्मी पड़ेगी। ठीक है, और फिर जैसे जैसे ये नीचे की तरफ चली जाएगी, ठीक है, कहाँ पहुंच जाएंगी, मकर रेखा पर। और ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, मकर रेखा पर है। तो जब हमारे यहाँ दिसंबर में ठंड पड़ रही होगी, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ रही हमारे यहाँ। ठीक है, सूर्य की किरणें नहीं आ रही, सीधी तिरछी आ रही है। तो हमारे यहाँ क्या पड़ रहा है, ठंड दिसंबर में, और ऑस्ट्रेलिया में क्या पड़ रहा है, गर्मी। ठीक है, क्योंकि ये झुकी है इसलिए ही तो। कभी ये इस तरह से हो जाती है तो कर्क रेखा पर सीधी किरणें, ऐसे हो जाती है तो मकर रेखा पर सीधी किरणें। ठीक है, ये खुद अपने आप में भी घूम रही है, सूर्य का भी चक्कर लगा रही है। तो ये है, आप समझ पा रहे हैं ना। तो प्रतिदीप्ति पदार्थ क्या हुआ, तो इसलिए क्या है कि किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसम परिवर्तन नहीं होता। बिल्कुल सही है कि अगर झुकी हुई ना होती तो नहीं होता। डी है, किसी क्षेत्र विशेष में ज्यादा मौसम परिवर्तन होता, नहीं होता। ठीक है, ए और सी इसका सही है। ठीक है, बाकी सब क्या है, गलत है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर है 44, भारत में शरद ऋतु के संबंध में ए, बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। शरद ऋतु के बारे में हमें बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। शरद ऋतु का जो मौसम होता है वो होता है अक्टूबर का मौसम। ठीक है, अक्टूबर वाला मौसम होता है, और अक्टूबर वाले मौसम के संबंध में कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है। ठीक है, ए है, इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। नहीं जाना जाता है, बिल्कुल गलत है। कौन से नाम से जाना जाता है, उत्तर उत्तर पूर्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन से नाम से जाना जाता है, उत्तर पूर्व के नाम से। बी है, इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में स्थल की ओर बहती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में स्थल की ओर बहती है, नहीं स्थल की ओर नहीं बहती है। ठीक है, देखो इन्होंने क्या बोल रखा है, एक मिनट में अभी आपको बताती हूँ। तीसरा ऑप्शन और पढ़ लेते हैं। सी है, यह मौसम मानसून के आने और आगे बढ़ने का मौसम है। सॉरी, यह मौसम मानसून के आने और आगे बढ़ने का मौसम है। ठीक है, ये भी गलत है, दूसरा भी गलत है। इसके जो ऑप्शन है वो तीनों गलत हैं। अब आपको समझ में नहीं आया होगा क्यों गलत है। अब हम चलते हैं मैप पर। ठीक है, मैप में सबसे अच्छे से आपको समझ में आने वाला है, और अब हम मैप पर देखेंगे। एक सेकंड लगेगी मैप खुलने में, आपको पता ही है बहुत जल्दी खुल जाता है मैप। हमें चाहिए भारत का मैप, है ना, इंडियन मैप। और इंडियन मैप में हमें चाहिए ये वाला, फिजिकल वाला चाहिए। आजा भाई, फिजिकल वाले मैप, तुम आओ आगे। ठीक है, ये मैप आप सबको आसानी से दिख रहा है। इन्होंने जो तीनों ऑप्शन दिए हैं वो दिए हैं मानसून के। ठीक है, मानसून हमारे भारत में क्या होता है, हमारे भारत में जून में मानसून की दो शाखाएं आती हैं। एक आती है अरब सागर से, एक आती है बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, कहाँ से आती है, बंगाल की खाड़ी से। दिशा क्या होती है, दिशा होती है दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दिशा क्या होती है, मेन जो शाखा होती है ना हमारे भारत में जो बारिश करती है मेन शाखा, वो ये वाली होती है, दक्षिण पश्चिम वाली। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम वाली जो शाखा, एक मिनट, दक्षिण पश्चिम वाली जो शाखा है, ये जो शाखा है ये पूरे के पूरे भारत में बारिश करती है, और ये यहाँ पर टकराती हैं तो यहाँ पर बादल फटने जैसा होता है। ये कब होता है, यहाँ पर आ जाता है ये जून में, यहाँ पर आ जाता है ये, एक मिनट, यहाँ पर आ जाता है ये जून में। ठीक है, और यहाँ पर कम से कम जुलाई तक आता है। जुलाई, अगस्त, अगस्त और सितंबर, सितंबर के आधे में, मतलब 15 तारीख तक ही, सितंबर के बाद फिर क्या होने लगता है, फिर बारिश हमारे भारत में कम हो जाती है। उसके बाद एक दूसरी वेव हमारे यहाँ एक्टिव हो जाती है। तो ये जो बात मैंने अभी आपको पूरी समझाई है कि यहाँ से कुछ जा रही हैं और कहाँ जा रही हैं,
इधर की तरफ जा रही हैं और यहाँ पूरे में बारिश कर रही हैं। तो ये कौन सी है, ये है मानसूनी पवनें। ठीक है, हमारे भारत में ज्यादातर जो बारिश होती है वो कौन सी पवनों से होती है, मानसून पवनों से ही होती है। ठीक है, आपके शरद ऋतु की बात कही गई है आपके इस क्वेश्चन में। तो देखो 1 मिनट, हम पूरे को पहले कैनवास को क्लियर करेंगे और अब हम देखेंगे कि जो शरद ऋतु है वो कब स्टार्ट होती है, वो होती है हमारे अक्टूबर में। शरद ऋतु कब स्टार्ट होती है, अक्टूबर में। यानी कि शरद ऋतु कौन सा टाइम है, जब मानसून लौट रहा है। एक टाइम था जून में सारा के सारा मानसून ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा था, यानी कि जल से स्थल की ओर जा रहा था। ठीक है, यानी कि अरब सागर से स्थल की ओर जा रहा था, बंगाल की खाड़ी से स्थल की ओर जा रहा था। अब चला गया तो वापिस भी आएगा। ठीक है, वापिस आएगा ना। तो अब क्या हो रहा है कि अक्टूबर के महीने में जितनी भी पवने हैं, अक्टूबर के महीने में जितनी भी पवने हैं वो सारी की सारी अब वापस आएंगी। ठीक है, कैसे वापस आएंगी, इस तरह से। ठीक है, वापस आने लगी तो इस तरह से। तो इनकी दिशा क्या होगी, उत्तर पूर्व। ठीक है, ये दिशा कौन सी है, उत्तर। और कुछ पवने आती है यहाँ से, ठीक है, कुछ इन पहाड़ी इलाकों से और नीचे की तरफ जाती हैं। ठीक है, तो इनकी दिशा क्या होगी, इनकी दिशा होगी उत्तर पूर्व। कौन सी होगी, उत्तर पूर्व दिशा होगी। और ये कैसे जाएंगी, ये स्थल भाग से समुद्र की तरफ। ठीक है, शरद ऋतु में पवनें कैसे चलती हैं, स्थल भाग से समुद्र की तरफ या स्थल भाग से जल की तरफ। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना। इसलिए वो तीनों ऑप्शन गलत थे, क्योंकि तीनों ऑप्शन में जो दिया हुआ था वो मानसून के बारे में दिया था, जो मानसून इस तरह से गति करता है। ठीक है, जो मानसून ऐसे चलता है उसके बारे में दिया हुआ था। इसको बोलते हैं मानसून का आगमन, जब ऐसे आता है जून में। और अक्टूबर में क्या होता है, यही मानसून लौट जाता है। ठीक है, पहले जाएगा और बारिश करेगा जुलाई अगस्त तक, और अगस्त के बाद ये सितंबर के मिड में फिर लौटना स्टार्ट कर देता है, और अक्टूबर में ये लौटने लगता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, लौटता हुआ मानसून। और ये जो प्रक्रिया है ये कब होती है, ये आपके अक्टूबर में होती है। जो अक्टूबर में जो बारिश होती है वो ज्यादातर बारिश कहाँ होती है, तमिलनाडु में, क्योंकि यहाँ से पवनें जा रही है उत्तर भारत से, तमिलनाडु में जाके बारिश कर रही है। समझ गए ना आप, क्यों हो रही है, क्यों थे ये तीनों ऑप्शन गलत, है ना। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, जितने भी क्वेश्चन आगे के रह गए हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 55, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ईजी है और ये आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप सबको ये बात पता होनी चाहिए कि जो सुंदरवन का डेल्टा है वो कौन सी नदियां बनाती हैं। ठीक है, अब देखो ये आ गया हमारे भारत का मैप निकल के, और ये हमें बताएगा। एक मिनट, पहले कैनवस को क्लियर करते हैं। हाँ देखो ये आ गया निकल के भारत का मैप। और देखो ये जो कुछ शाखाएं आ रही हैं ये आ रही हैं गंगा की। ठीक है, गंगा और उसकी सहायक नदियां आ रही हैं। ये कुछ नदियां और सहायक नदियां आ रही हैं ब्रह्मपुत्र की। और ये डेल्टा कहाँ बना रही है, ये सुंदरवन का डेल्टा बना रही है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा कहाँ बना रही है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में। डेल्टा का मतलब होता है त्रिकोण बनाना। ठीक है, त्रिकोण। ठीक है, ऐसे नदियां आई फिर फैलती हुई यहाँ से जा रही हैं इस तरह से। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक आते आते जो नदी है वो बूढ़ी हो जाती है, उसकी जो चलने की गति है वो कैसी हो जाती है, धीमी हो जाती है, धीरे धीरे चल रही है। तो क्या बना रही है, डेल्टा। ठीक है, ज्यादातर जो नदियां हैं जो इधर गिर रही है ना, जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, कोई भी नदी, चाहे गोदावरी नदी है, चाहे कृष्णा नदी है, चाहे कावेरी नदी है, इधर वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं। जबकि जो नदियां अरब सागर में गिर रही हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, क्योंकि उनकी दूरी बहुत कम है। ठीक है, चाहे सिंधु नदी की बात करें या किसी भी नदी की बात करें, बहुत सारी नदियां यहाँ से निकल रही हैं। देखो यहाँ से निकल रही है एक नर्मदा नदी, एक तापी नदी, ये सब डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये धड़ाम से नीचे नदी में गिर जाती हैं। डेल्टा का मतलब है कि धीरे 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 नदी चल रही है। ठीक है, पहले विस्व बना रही है, फिर ऐसे ऐसे कई सारी शाखाओं में कट जा रही है। ठीक है, और ऊपर से अगर आप सैटेलाइट तस्वीरों से देखोगे तो त्रिकोण आकार में दिखेगी। इस तरह की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हम डेल्टा बोलते हैं। और जो धड़ाम से नीचे गिर जाती है, मेनली उसमें दो नदियों का नाम आता है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। वो नदी है आपकी तापी नदी और नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी है और ये कौन सी है, तापी नदी है। ये दोनों कैसे बहती हैं, ये बहती हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की तरफ ये दोनों नदियां बह रही हैं। और ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी का मतलब है एकदम पानी ऐसे गिर जाता है जैसे वाटरफॉल में दिखाई देता है ना, उस तरह से ही यहाँ पर ये पानी दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सुंदरवन का डेल्टा कौन कौन सी नदियां बना रही हैं, तो आपकी नदी बना रही है एक तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है,
इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जल्द से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, प्लीज लाइक कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। कुछ भी आपको गलत सही लगा हो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करूंगी। और मैं कोई भी धार्मिक बात बोलती हूँ तो इसलिए नहीं बोलती हूँ कि मुझे किसी का दिल दुखाना है इंटेंशनली, ऐसा नहीं है। भारत के इतिहास के अकॉर्डिंग ही मैं सारी चीजों को बताती हूँ, ठीक है। मुझे सपने नहीं आ रहे हैं और मैं अपने खुद से नहीं बना रही हूँ सारी चीजों को। जो चीज एनसीईआरटी में जैसे लिखी हुई है, जो चीज मैं न्यूज में देखती हूँ, वही सारी चीजें मैं आपको बता पाती हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।